नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के बाद आरक्षण से जुड़ा जन एक बार फिर बोतल के बाहर निकल आया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत दलित आदिवासी संगठनों ने बुधवार को भारत बंद का आयोजन किया था और बंद का सबसे ज्यादा असर बिहार राज्य में देखने को मिला है। साथ साथ राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और भी जो राज्य हैं वहां भी इसका असर मिला जुला या कुछ ज्यादा कुछ कम दिखलाई पड़ा है। और कई जगहों से खबरें आई हैं जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं कि इंचार्ज भी हुआ है। कुछ वाटर कैनन मशीन का उपयोग बिहार में, जैसा मैंने कहा, वहां सबसे ज्यादा कहीं था। तो कुल मिलाकर ये जो मसला मुद्दा है फिर एक बार जोर पकड़ा हुआ है और लोग सड़कों पर हैं। जो केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एनडीए की सरकार है, उसके संकट पहले से ही बहुत ज्यादा हैं और हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और देखने में बार बार ये भी आ रहा है कि सरकार को बार बार बैकफुट पे लौटना पड़ रहा है और ये मसला, ये मुद्दा उसके गले की जबरदस्त तरीके से हड्डी बन गया है। और कहीं ना कहीं जो सरकार का रुख और रवैया रहा है उसी ने सरकार की मुश्किलें, कठिनाइयां बढ़ाई हैं। और जो सहयोगी दल हैं, लोजपा तो खुलकर मैदान में है। चिराग पासवान ने दो टूक संकेत दे दिए हैं कि वो इस मसले पर किसी भी तरीके से समझौता या किसी भी तरीके से सरकार का जो रुख रवैया है उसमें शामिल सहयोग करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि जो स्थितियां हैं, राजनीति की जो धुरी है, वो लोजपा की राजनीति तो पूरी की पूरी टिकी ही इस पर है। और रामविलास पासवान जी के दौर से इस मसले मुद्दे पर बड़ा मुखर रहा है उनका दल संगठन, और उसी को कहीं जो चिराग पासवान है वो आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। और ये जो आज देश में जो कुछ चल रहा था, हुआ है, बंद की जो मैंने बात की, इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो 2 दिवसीय विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। वे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उस वहां भी पहुंचने वाले हैं। वहां जाकर वो जो उनका स्थिति रहती है, रवैया रहता है कि कुछ चमत्कार करने की कोशिश है, जो इस तरीके के जो परिदृश्य है उसमें क्या कुछ हासिल राजनीतिक तौर पे किया जा सकता है वो करने की कोशिश होती है। और जो कूटनीति है, विदेश नीति, उसमें ठीक है, लाजमी है, लेकिन देश में जो कठिनाई है, संकट है, उन सबके बीच प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर भी कुछ जो विरोधी हैं या जो दिल जले हैं कह सकते हैं, वो सवाल पैदा कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं। और कुल मिलाकर जो राजनीतिक नैया है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की हो, मोदी जी की हो, बीजेपी हो, एनडीए हो, पहले से ही डगमगा रही थी वो नैया, अब वो और ज्यादा हिचकोले खा रही है। तो आज हम इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे और बात करने के लिए चलेंगे एक खास पैनल जो हमारा होता है शाम की इस डिबेट में। जुड़ा है हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल सिन्हा साहब, जुड़े हैं हमारे साथ जुड़े हैं धनंजय कुमार जी, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुधांशु कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और जुड़ गए हैं हमारे साथ किसान नेता और चिंतक डॉक्टर सुनीलम साहब, और कुछ मेहमान अभी हमारे साथ और भी जुड़ने वाले हैं। तो हम बल्कि जोड़ेंगे, हमारे साथ बिहार से संजीव चंदन जी भी जुड़ गए हैं, और हमारे कुछ मेहमानों को शायद पहले जाना है। संजीव जी ने भी अनुरोध किया था और अनिल जी ने भी किया है। तो मैं शुरुआत संजीव जी आप ही से करूंगा। जो बिहार में सबसे ज्यादा बवाल हुआ है और सबसे ज्यादा जो हंगामा की स्थिति वहीं देखने को मिली है, जो ओवरऑल स्थिति है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, क्या आप इस सब पर आपकी प्रतिक्रिया? शुरुआत आपसे संजीव जी। सर देखिए, मैं पूरे इस वर्डिक्ट को इस तरह से देखता रहा हूं कि ये बात सही है, समय गलत है, रियल टाइम में बात नहीं हो रही है। वजह यह है कि ये सही है कि ऑर्गेनिक वॉइसेज रहे हैं, कई राज्यों में विभाजन भी हुआ है और कई राज्यों में इसकी मांग रही है। लेकिन आप एक एब्सोल्यूट पूरे देश के लिए आपने एक जजमेंट किया है। दूसरा, उसमें क्रीमी लेयर को भी इस तथ्य को छुपाया जा रहा है
कि क्रीमी लेयर का प्रसंग उस जजमेंट में नहीं है। सच्चाई ये है कि एक जज ने ओवरऑल अपने को अलग किया, 5-1 का ये जजमेंट है, और उसके बाद 4-2 से क्रीमी लेयर पे भी टिप्पणी है। 6-1 का जजमेंट है और 4-2 से क्रीमी लेयर पे भी टिप्पणी है। जो एक जज, जो महिला जज हैं बेला त्रिवेदी, वो बाहर हैं पूरे जजमेंट से ही, उनका नोट ये है, अलग जजमेंट है। तो 6 हैं, 6 में 4-2, तो वो टिप्पणी भी अपने आप में मायने रखती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कोई इस तरह से और आप देख रहे होंगे कि आज जो जीतन राम मांझी ने लाइन ली है, वो मेरे लिए भी पर्सनली भी बेहद आश्चर्यजनक है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी बातों में से एक बात वो कह रहे कि क्रीमी लेयर भी लागू होना चाहिए। मेरा तो कई बार होता है कि जैसे प्रतिमाएं खंडित हो जाना, जैसे नीतीश जी जब इधर से उधर गए तो हमारे सामने एकदम से वो लगा कि क्या हुआ। अनिल दा भी साथ रहे हैं, धनंजय जी भी साथ रहे हैं, बात करते करते आपने कल ही बात की और अचानक से ये हुआ, तो लगता है कि एक कुछ सेटर कर गया। तो ये सेटर कर जाना हुआ, तो उसमें वो क्रीमी लेयर वाला भी प्रसंग है। तो इन टोटल ये दिखाई पड़ रहा है कि अंततः जो एक इक्वलिटी की ओर बढ़ता हुआ समाज है, और जो नीचे से एक चर्निंग हो रही है ऊपर की ओर, और कास्ट का, इससे ही कास्ट की जकड़ कमजोर होगी, हो रही है, 70-72 सालों में हुई है। उस पर आपने एक जो रियल टाइम का बहस नहीं है, उस बहस को केंद्र में लाया है। अब देखिए, दलितों के भी जो SC/ST का जो रिजर्वेशन है, उसमें भी यदि क्रीमी लेयर लागू हो जाए, जीतन राम मांझी जी की जैसी इच्छा है, उसके बिहार की आप बात कर रहे हैं, तो फिर भारत में कोई रिजर्वेशन रह ही नहीं जाएगा सामाजिक आधार पे और शैक्षणिक आधार पे, जो मूलतः अफर्मेटिव एक्शन का आधार है कॉन्स्टिट्यूशन के, उस पे सारा आरक्षण आर्थिक हो जाएगा। वजह यह है कि जिस दिन EWS लागू हुआ, जिसको मैं पर्सनली सवर्ण कोटा कहता हूं, वो EWS नहीं है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का नहीं है, क्योंकि उसमें से जो वीकर सेक्शन की परिभाषा हुई है, उसमें से SC/ST OBC को बाहर कर दिया गया, तो सवर्ण ही तो बच गए ना, और उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया गया, 8 लाख का कैप लगा दिया गया। तो जिस दिन EWS यानी सवर्ण कोटा लागू हुआ, उस दिन भारत में OBC रिजर्वेशन खत्म हो गया सर, बिना कहे हुए खत्म हो गया। वजह साफ है कि OBC का भी कैप 8 लाख का है, और OBC EWS में शामिल नहीं है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि गरीबों की आपने 2 कैटेगरी बनाई है, एक कैटेगरी है सवर्ण, दूसरा कैटेगरी है OBC, और दोनों को आपने रिजर्वेशन दिया है। कहीं कोई सामाजिक आधार पे OBC को रिजर्वेशन नहीं मिला है। और यही चीज यदि ST के वर्ग पे भी हो गया, ST वर्ग पे लागू हो गया, तो फिर वही हो जाएगा कि SC/ST को भी सामाजिक आधार पे नहीं मिला है। अब जो सामाजिक आधार है, वो बेसिकली आरक्षण के जरिए एक क्रीमी लेयर बनाता है। योगेंद्र यादव ने ये वाला व्याख्या बड़ी अच्छी की है, और बाकी बातों से मैं सहमत नहीं हूं उनके, वो भी, उसको मैं कह रहा हूं रियल टाइम में नहीं है, लेकिन क्रीमी लेयर की व्याख्या की है कि क्रीमी लेयर एक इंडिविजुअल से तय नहीं होता है। क्रीमी लेयर सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक जो एक स्तर बनेगा समाज का, एक जाति का, उसको क्रीमी लेयर बोलेंगे। वो कहां बना है 70 सालों में? 70 सालों में यदि यह स्थिति है कि आप नौकरी, और दूसरा कि बैकलॉग, बड़े पैमाने पे बैकलॉग, बड़े पैमाने पे होता NFS। तो रियल टाइम डिस्कोर्स क्या होना था? रियल टाइम डिस्कोर्स होना था कि देश में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो, देश में जो बैकलॉग है उसको भरा जाए, और दूसरा होता कि जो NFS किया जाता है लगातार, EWS जब से लागू हुआ तब से आप बड़ी तेजी से भर्तियां कर रहे हैं, और जो OBC और SC/ST के जो ये है उसमें NFS किए जा रहे हैं। तो आंदोलनों का सीधा ये होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये करता कौन? ये RSS तो नहीं करने जा रहा है, ये BJP तो नहीं करने जा रहा है, ये करते जीतन राम मांझी। ये ऐसा करते तो वो बात वहां तक भी पहुंचती, और 10 साल 15 साल बाद एक स्वतः प्रक्रिया में चीजें और भी होती, डिवाइड होना होता तो एक समाज तय कर लेता उसको। ये काम करते चिराग पासवान, ये काम करते लालू प्रसाद। जो शरद यादव कहते थे कि 30 साल का हमने कोर्स पूरा कर दिया, अब आगे की पीढ़ी को करना है, उस आगे की पीढ़ी ने किया नहीं।
अब आगे की पीढ़ी ने नहीं किया तो ये वाला प्रसंग आ गया है। तो ये है। अब जिस दिन ये जजमेंट आया था अलग अलग जगहों पे, अब चूंकि डिस्कोर्स आ गया, डिस्कोर्स अब ये है, उसको फिर यहाँ बाबा साहब को कोट करूं, बाबा साहब कहते थे कि ब्राह्मण नेतृत्व वाला जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सबकी ओर से बात करता है, लेकिन करता अपने हित में है काम। तो वही हो रहा है। ये ब्राह्मण नेतृत्व वाला जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो 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 जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ जाता है और सब, आप उस पूरे इसको देख लीजिए, उसमें भले ही एक गवई साहब बैठे हों, अलग बात है, तो वो बात तो बड़ा अच्छा करेगा। और वो अगला वाक्य ये भी है कि वो अस्पृश्यता की समस्या को दार्शनिक शब्दावली में देखता है, यानी अर्थ यही है कि रियल टाइम में नहीं देखता है, वहां काम नहीं करता है। तो ये संकट है सर। तो कुल मिलाकर के आज ये आंदोलन हो रहा होता, आज इन मुद्दों पे तो ये डिस्कोर्स नहीं आता, लेकिन अब ये डिस्कोर्स आ गया है। उस डिस्कोर्स में जैसे ही जजमेंट आया था, मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये होगा। संजय धनंजय जी साथ में थे, नागरिक पे शायद, कि पासवान अलग जाएंगे, चिराग और मांझी जी अलग जाएंगे। यूपी में वो स्थिति साफ साफ नहीं होने वाली है, क्योंकि एक खास किस्म का इंटरनल वॉइस बना हुआ है। तो ये है बिहार की राजनीति। अब मुझे लगता है कि आरएसएस बीजेपी मांझी जी के कंधे पे खेलने जा रही है। उसमें वो हर चौतरफा कोशिश ये होगी। चिराग पासवान के लिए अब एक अवसर आ गया है कि वो जितने दाग लगे थे उनके ऊपर, वो हनुमान वाला, अब ऐसा लग रहा है कि हनुमान ने ही गर्दन पकड़ लिया है राम का, कि 2-3 वो चीजें हो गई हैं, या जो बच्चा है उसने कुछ ऐसा पकड़ लिया है जाकर के चाचा का। 3 बार बीजेपी को, ऐसा नहीं होता कि बीजेपी कोई अनाउंसमेंट, वक्फ बोर्ड वाले मामले में भी चिराग पासवान नंबर 1 पहले आकर के उन्होंने कहा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल, बाकी लोग हिचकते रहे। जेडीयू का आपने देखा क्या क्या सब हुआ। तो चिराग को शायद ये अवसर मिल गया है। हालांकि चिराग भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और वो रियल टाइम पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। एक तो उनका अपना वर्ग है जो इस आरक्षण के डिवीजन के खिलाफ है, जहां से वो आते हैं। दूसरा, वो खेल रहे हैं मुसलमानों वाले मामले में, जो सीधा सीधा स्टैंड ले रहे हैं, वो बेसिकली आरजेडी के स्पेस को कम कर रहे हैं। उनकी लड़ाई 2 चाचाओं से है। आगे उनकी लड़ाई होने वाली है, अपने भाइयों के बीच होने वाली है। मतलब भाई और ये सब इसलिए शब्दावली में प्रयोग कर रहा हूं कि पूरा परिवार की शब्दावली अपने राजनीति में होती है। जी जी। तो ये चाहे लालू प्रसाद जी हों, चाहे नीतीश जी हों, इन 2 चाचाओं के जमीन को श्रिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि यहाँ इसका चिराग जी का साथ था, इस बीएसपी का साथ था, तो बंद बहुत सफल रहा बिहार में भी, यूपी में भी, जो खबरें आ रही हैं। जी जी। कुल मिलाकर मुझे ये दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन मैं हूँ सर, बैठा हूँ, मुझे जहाँ जाना था मैं नहीं जा रहा हूँ। वो हैं जो आए हैं घर में, वो हैं अभी, तो कोई बहुत बढ़िया। मैं दोबारा भी लौटूंगा। बिल्कुल ठीक। मैं कुछ, एक तो बंद के कुछ दृश्य हैं और साथ साथ चिराग पासवान का भी एक जो वक्तव्य आया है वो भी दिखाना चाहूंगा आपको भी, दर्शकों को। एक तो बंद के कुछ दृश्य हैं, हम बंद को देखते हैं इस तरीके से जो आक्रोशित है। ये बिहार का ही दृश्य है, पटना का दृश्य है। एक बहुत नया लड़का और बहुत आक्रामक तरीके से पॉलिटिक्स करता हुआ भीम आर्मी के नाम से, अमर आजाद। तो ये अमर आजाद के लोग, मुझे अमर आजाद भी आपने पहले वो जब आया तो मुझे दिखा, अमर काफी सक्रिय है। जी जी। पासवान समुदाय से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहां के दृश्य हैं। और साथ साथ में इसके बाद जो चिराग पासवान का भी जो आपने टाइमिंग की बात की, वो टाइमिंग को लेकर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो एक उन्होंने जो बढ़त तो बना ली है, जो जरूरत होती है, पॉलिटिकली है, मोटिवेटेड तो है, राजनीति करना है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो टाइम का खेल होता है, जो कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी शाह किया करते थे, उसमें अभी आज जो इस पूरे मसले पर चिराग पासवान कहीं आगे नजर आए हैं और बेबाकी के साथ में है, और वो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। मैं उसी से जुड़ा सवाल अनिल सर से भी पूछूंगा। ये तो एक दृश्य था, और साथ साथ में इसके बाद ये शायद इसके आगे लाठीचार्ज का भी थोड़ा लंबा दृश्य है ये, मुझे लगता है। तो मैं इतना ही दिखा के इसको यहाँ समाप्त करता हूँ। मैं इसके साथ साथ ये जो चिराग पासवान जो कह रहे हैं वो भी हम देखते हैं। से रोका जाता है
एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। और तो और हद तो तब हो जाती है जब हाल फिलहाल के दिनों में ही एक आईपीएस ऑफिसर सुरक्षा मांगता है अपनी बारात निकालने के लिए। तो आप कैसे इसमें क्रीमी लेयर बना सकते हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए जब मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो उनके निकलने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलाया जाता है। आज की तारीख में भी ये भेदभाव के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो कैसे इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो सकता है? ये तो ये एक जो है वो सुना रहे थे पूरी की पूरी जो उनकी मन का मर्म है, पीड़ा है। मैं आऊंगा अनिल सर के पास आऊंगा। अनिल सर, ये जो 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और 1 से आज इतना वक्त हो रहा है, जो 9 तारीख को केंद्र की सरकार की ओर से पे उससे स्टैंड निकल कर आया, क्या कुछ चूक रही कह सकते हैं? जो जिस तरीके से अब जो खुद उनके जो घटक दल हैं, जैसे चिराग हैं और भी कुछ लोग आके दिखा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी सर? अनिल सर। देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ जी। ये हुआ ऐसा कि उनको ये अंदाजा नहीं रहा होगा, जो बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। असल में देखिए, पॉलिटिक्स ऐसा किया उन्होंने, अभी तक की जो पॉलिटिक्स उनकी रही है उस पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा रहा है क्या कि जो ताकतवर जातियां थी, मतलब दलितों में या पिछड़ों में, उसके खिलाफ उन्होंने अलायंस बनाया। वो जिसको आप मतलब अति पिछड़े कहते हैं या अति दलित, क्योंकि महाराष्ट्र वगैरह में भी जो उनका सोशल अलायंस है वो उन्होंने उन्हीं लोगों को अपना टारगेट किया और वो लोग उनको किया। अब अभी जो आया है, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, बेसिकली वो संविधान के अनुरूप नहीं है। ये जो आरक्षण है उसके बारे में जो भी सबको मालूम है कि आरक्षण आर्थिक आधार पे नहीं, मतलब उसका आधार ही नहीं है। वो अस्पृश्यता उसका आधार था, सामाजिक आधार वही मुख्य मुद्दा है और वो उसके हिसाब से होना चाहिए। क्रीमी लेयर वगैरह तो सब बकवास है और वो जो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो उसका तो वो अलग मुद्दा है, उस पर अपन अलग डिबेट में उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर के आपको डिबेट करना पड़ेगा। तो वो उसका बेसिक आधार के खिलाफ, मैं नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट किसी भी तरीके से संविधान के की जो स्पिरिट है आरक्षण का उसको रिफ्लेक्ट करता है। 4-2 आए या 6-2-6, मतलब 5-1 जो है 6-1 ना, तो वो आए, उससे मैं उसका अंतर नहीं मानता। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा क्या कि जो पॉलिटिक्स आरएसएस कर रही थी, उसने किसको टारगेट किया था? टारगेट ग्रुप उनका था वाल्मीकि। उनका टारगेट ग्रुप अभी जैसे जीतन राम मांझी की कम्युनिटी को उनके लिए कुछ किया नहीं है। सब लोग बिहार के 3 लोग बैठे, सब लोग हैं बिहार के ही, तो सबको मालूम है कोई काम नहीं किया है उनके बीच में। यहाँ तो महाराष्ट्र वगैरह में तो उन्होंने कम से कम उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ किया भी था, लेकिन जीतन राम मांझी की कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया है। और उनके लिए भी लड़े हैं वही लोग, जैसे बोध गया का आंदोलन हो, चाहे ये क्या कहते हैं नक्सलाइट मूवमेंट हो, उन लोगों ने ही ये जो सबसे नीचे के लोग हैं उनके लिए फाइट की है जमीन पर। तो वो तो अलग मुद्दा है। ये जरूर था कि एक डिवीजन, मतलब कुछ जातियां आगे आ गई। निश्चित तौर पर जो जातियां खेतिहर जातियां थी, किसानी से जुड़ी हुई जातियां थी, जिनका रिसोर्सेस से कहीं संबंध था, जैसे पासवान है तो उनका मतलब खेती से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा पावर भी था, चौकीदारी वगैरह से थे। वो ऐसा ही सब जगह का आप देखेंगे। तो ये जो अस्पृश्य जातियों में जो एक अंतर दिखाई देता है, उसकी सामाजिक और मतलब सांस्कृतिक वजह है और आर्थिक वजह भी कह सकते हैं आप, मतलब जो समाज का जो आर्थिक गठन है उसके हिसाब से। अब है क्या कि बीजेपी का जो समर्थक वर्ग है वो वही है जो जीतन राम मांझी वाला है, वो उसी को कल्टीवेट किया है और उसकी लीडरशिप को उसने अपने साथ रख लिया है। जैसे कि चिराग पासवान है, अठावले है, मायावती भी मान लीजिए। तो ये सारे लोग जो है, जो वर्ग जो जिसको कि अभी नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जिनको नुकसान पहुंचने वाला है, उसकी लीडरशिप को उसने अपने साथ रख लिया है और लेकिन टारगेट करता रहा है वो। अब इसको ये जो स्थिति पैदा हुई है वो उसको संभालेगा कैसे? अच्छा, डिवीजन वो चाहता था
डिवीजन तो वो अति पिछड़ों में भी चाहता था, पिछड़े और अति पिछड़े का डिबेट हो, वो चाहता था दलित में वर्सेस, जो एक सोशल फोर्सेस का जो अलायंस है उसको तोड़ना, ये तो जो जिसको सवर्ण पॉलिटिक्स कही उन्होंने, या जो उसका विमर्श का, उसका एक बड़ा ये है, मतलब उसका हथियार है कि वो उनके बीच के भेद को करता है। लेकिन वो भेद है भी, ये इसमें इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसका इस्तेमाल वो इसके जरिए करना चाहता है। अब इस नैरेटिव को कहाँ करेगा वो? जीतन राम मांझी को भी साथ रखना और चिराग पासवान को साथ रखना, ये इसके लिए आरएसएस या बीजेपी के लिए संभव नहीं। तो मैं इसको एक डेवलपमेंट ऐसा मानता हूं कि जो सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसको कि इंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व कर रहा है राहुल गांधी, कि जाति जनगणना, सोशल जस्टिस एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उसकी बात जो कर रहा है, वो जो है वो नैरेटिव अंत में प्रिवेल करने वाली है। और ये भी इसका कंट्राडिक्शन को, जो इनके बीच में जो अंतर्विरोध अभी आया है, इसको संभालना मुश्किल होगा। अब आप बताइए कि चिराग पासवान ये जो जहां जहां अभी हुए मतलब सफल हुआ है भारत बंद अच्छी तरह से, ब्रॉडली जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है नॉर्थ इंडिया का, और जो सबसे ज्यादा है भी ग्रेडेड सोसाइटी ज्यादा है वहां पर, ये भी वर्चस्व भी ज्यादा है जो ये का मतलब जाति का और इसका, वही सक्सेसफुल हुआ है। अब वो सारे उनके उनके शासित राज्य हैं, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो। तो ये जो है ये इसके खिलाफ ही जाने वाला है, क्योंकि प्रदर्शन तो हुआ उनके ही खिलाफ ना। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट पे एक एब्स्ट्रैक्ट प्रदर्शन, उनके खिलाफ आप प्रदर्शन क्या, आपको फाइट तो सरकार के ही खिलाफ है। तो मोदी के खिलाफ ही एक नया प्रॉब्लम आ गया है। तो एक तरफ तो 240 का जो उनका आंकड़ा है वो, और उसको लेकर के सरकार चलानी है। दूसरा है कि डिविसिव मुद्दे, वक्फ वो का मामला था, अभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ला रहे हैं, रोज हर एक स्टेट में लव जिहाद से लेकर के 50 कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाने की कोशिश, वो अब क्लिक नहीं कर रहा है। मतलब मेरे ख्याल में वो उन्होंने जो कोशिश की थी कि ये मतलब रिलीजन के आधार पर कम्युनल डिवाइड क्रिएट करके जो रूल करना चाहता था, जो ये करने का, वो उनका फॉर्मूला और नैरेटिव चलने वाला नहीं है। तो अंततः उनको काफी डिफिकल्ट हमको लग रहा है, क्या कि बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई है। अब जैसे लेटरल एंट्री वाला, लेटरल एंट्री असल में मतलब उसके मेन मुख्य उद्देश्य मतलब दो है। एक तो आरक्षण को समाप्त करना है और दूसरा कॉर्पोरेट को के हाथ में ब्यूरोक्रेसी को देना है। प्राइवेट सेक्टर से ला करके यहाँ बैठना है, वो 3 साल रहेगा, 3 साल भी उसी का काम करेगा अडानी का, और लौट करके जाएगा अपना अडानी के पास। मतलब अब जो पहले उनको जो आईएएस के पास जो को खुशामद करने के लिए उनके पास थैली लेकर के, उसके बाद फूल लेकर के, गुलदस्ता लेकर जो जाना पड़ता था, उसकी जो कोई जरूरत नहीं रहेगी। अब उसका आदमी खुद बैठा हुआ है, वो सीधे कर लेगा। जैसे अश्विनी वैष्णव है, वो कॉर्पोरेट का सीधे आदमी है, वो इसीलिए चुन के नहीं आ सकता ना, तो उसको कॉर्पोरेट डायरेक्ट भेजे। वो सब जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट मंत्रालय है जो उनको सत्यानाश करना है, चाहे वो रेल मंत्रालय हो, चाहे वो जो बाकी आईटी हो, सबको उसका सबका जिम्मा उसके हाथ में है। तो उसको तो कोई जरूरत नहीं है। अभी सारे ठेके जो उस कंपनियों में वो शख्स काम कर रहा था, वो सारे ठेके उनको दे रहा है, और उसके बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अरे आप जिस कंपनी में पहले काम करते रहे हो, उसी का ये नुमाइंदा यहाँ हो, तो उसको कम से कम दूसरी मिनिस्ट्री तो दो। तो वो भी नहीं, तो खुला खेल जो कॉर्पोरेट का था वो जो है वो उसके लिए ये लैटरल एंट्री आरक्षण। अब है कि आरक्षण के मुद्दे पर भी घिर गई और कॉर्पोरेट वाले मुद्दे पर भी घिर गई है सरकार। मुझको लग रहा है कि ये जो मंडल 2 का जो सिचुएशन आया है, इसको हैंडल करना बीजेपी के ये में नहीं है। और नया नेतृत्व उभर रहा है, ये चिराग वगैरह जो कर रहे हैं ना, ये मोस्ट अपॉर्चुनिस्ट लीडर्स हैं। इनमें कोई अच्छाई ढूंढना हमको लग रहा है कि बेमानी और मूर्खतापूर्ण है। इनको जो है ये लीडरशिप किसने ली है? कॉल ये सब थोड़ी दिया था, ये सब थोड़ी को ऑर्गेनाइज किया है। ये जो अमर आजाद का नाम लिया इन्होंने, या जो चंद्रशेखर रावण और बहुत अनाम लोग हैं। अब और जो दलितों में मतलब खासकर एक बड़ा नया नेतृत्व पैदा ले रहा है जमीन पर, जिससे इनका कोई कनेक्ट नहीं है। ये सब चुनावबाज पार्टियां जिसको कहते हैं,
और चुनावबाज नेता है, इनको कब वो रिप्लेस करेगा इसका इंतजार करना चाहिए। तो एक नया चर्निंग भी चल रहा है विद इन द ये, और मतलब कम्युनिटी में भी और ये में भी जो डेमोक्रेटिक स्पेस है। और इसीलिए जो ओल्ड लीडरशिप या ओल्ड इंटेलेक्चुअल्स भी वो धीरे धीरे जाएंगे दायरे में, क्योंकि नए चैलेंजेज आ रहे हैं जिसको मीट करने की कैपेबिलिटी उनको नहीं है, वो ओल्ड रेटोरिक्स में ही फंसे रहते हैं। तो वो मुझको लग रहा है क्या कि ये चेंज, इस चेंज को आरएसएस के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है, और ये टैकल करना इनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। और इसको ये मायावती और चिराग पासवान के लिए भी मुश्किल है, स्टैंड लेना पड़ा ना भाई। अब उनके ही खिलाफ आंदोलन को समर्थन देना पड़ रहा है और उसके लिए कर रहा है। तो ये मतलब कहूंगा चिराग का कम से कम इस स्टेटमेंट से मैं जरूर सैद्धांतिक रूप से सहमत हूं, जो उसने कहा है कि मंदिरों में अभी वही हालत है, अस्पृश्यता की वही हालत है, तो तुम फिर इस तरह का जजमेंट क्रीमी लेयर क्यों, और ये सब जो सवाल किए हैं उसके सवाल वो कम से कम वो जायज है, इतना तो बताना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय सर, मैं आपके पास आता हूँ, और आपके पास आने के पहले अखिलेश यादव का एक ट्वीट था, वो पढ़ता हूँ, उसको दिखाता हूँ दर्शकों को और आप लोगों को। वो ट्वीट है जिसमें अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं वो मैं दिखाऊंगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है, ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं, ये कहा है अखिलेश यादव ने, और सही भी है जो स्थिति में बात कर रहा था। और एक जो बात अभी अनिल सिन्हा साहब ने कही कि अब मौका परस्ती वाली बड़ी एक पॉलिटिक्स है कि कौन कितना मौके का फायदा उठाए, और वही चीज अभी निकल कर आती है कि चिराग पासवान को लेकर जो अनिल जी की टिप्पणी है एक वो, और जो सरकार है, सरकार कहीं ना कहीं मोदी और सरकार चूक गए, फंस गए हैं बुरी तरीके से। आपकी प्रतिक्रिया सब पर, धनंजय सर। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए। जो चिराग पासवान जो बोल रहे थे उसमें उन्होंने क्या कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो जाता है मंदिर में या अपना बंगला खाली करता है तो धुलवाता है। कौन धुलवा रहा था? इस पर उन्होंने क्यों नहीं बोला? और धुलवा रहा था तो उसी के साथ तो ये बैठे हुए। तो अब ये इनसे पूछना चाहिए था कि आप जिस कुर्सी पे बैठते हो मोदी जी के बगल में, फिर वो कुर्सी धुलती है कि नहीं धुलती है? ये भी सवाल उठना चाहिए। और चिराग पासवान बेसिकली वो हनुमान ही है संजीव भाई सर। हनुमान राम के गला पकड़ ले, इतनी हनुमान की हिम्मत नहीं। जी। और बिहार में अगर मैं उसको देखिए तो बिहार को अभी बनाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले या आरएसएस, प्रयोग भूमि अभी बिहार को बना रहे हैं। आप दो संदर्भ में उसको देखिए। एक है प्रशांत किशोर जो उभारा जा रहा है, क्योंकि मालूम है कि नीतीश कुमार के हटने के बाद एक बड़ी जो है जमीन खाली हो जाएगी, नई राजनीति शुरू होगी। तो एक तरफ प्रशांत किशोर खड़े किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ खड़े किए जा रहे हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों का गठबंधन बड़ा कमाल रहेगा, और दोनों बीजेपी के सिपा सालार है, बाकी बीजेपी अपना काम कर लेगी। तो अब जो पिछड़ों में जो एक तेजस्वी यादव जो पिछड़ों के नेता बने हुए हैं अभी फिलहाल, या नीतीश कुमार को ले लीजिए, अब इसमें अब कौन उभरता है, क्या संघर्ष बनता है, तेजस्वी कितना कामयाब हो पाते हैं वो अलग विषय है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी बिहार में कम से कम राजनीति में कामयाब हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत मैं इसको ये भी मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो एक बड़ा पत्थर मारा, ठहरा हुआ था। आरक्षण को लेकर के जो देश चला वो एक ठहराव की स्थिति में था कि ठीक है ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, ये। लेकिन बीजेपी ने उसमें जो घेराबंदी की, ईडब्ल्यूएस लाया, उसमें कांग्रेस ने भी विरोध नहीं किया, नीतीश कुमार ने भी विरोध नहीं किया। जो संजीव भाई कह रहे हैं कि जब ईडब्ल्यूएस ला देते हो फिर तो आप शुद्ध रूप से आप जो आप कहते हो कि जातिवाद कौन लोग कर रहे हैं, जातिवाद तो आपसे बड़ा कोई जातिवादी नहीं है। और ईडब्ल्यूएस लाते हो तो मतलब आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ये लाके खड़ा कर देते हो। जब क्रीमी लेयर लाते हो तो वो
ये कर देते हो कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण होना चाहिए तो आरक्षण का मतलब क्या है? फिर तो ये सवाल खड़ा होता है। फिर जिस तरह से ये जो बंटवारा करने की बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा उसको सही तरीके से और देखें कि उन जातियों को भी एक जातीय चेतना, जो बाकी जातियां दलित जातियां, हम दलित कह के उनको निपटा देते हैं, लेकिन दलित में ढेर सारी जातियां, बिहार में ही कहें तो 24 के करीब जातियां, 22 के करीब जातियां। तो उन जातियों में कुछ तो बहुत आगे है, नौकरियों में आगे चले गए, वो पढ़ाई में आगे चले गए, भले संख्या में कम रहे। कुछ जातियां अभी भी नहीं पढ़ रही, खाली मुसहर नहीं है, मैं बेलदार भी देख रहा हूँ, बेलदार जाति भी नहीं पढ़ाई कर रही। तो क्या सरकार उनको पढ़ाने की स्थिति क्रिएट करेगी? आरक्षण देने की बात तो आप कर रहे हो, अच्छी बात कि आरक्षण होना चाहिए उनको भी, सारे जातियों को। हम तो कहते हैं सब में बांट दो, एक एक, जैसे टॉफी बांटते हैं ना, 100 रुपया आपके पास है तो स्कूल मत खोलो, सबको 2-2 रुपया देकर के छुट्टी कर दो, बोला यूनिवर्सिटी खुली हुई है, पढ़ लेना, है ना, ये लो सबका हिस्सा 2-2 रुपया है, सब अपने घर ले जाओ लेकर के। तो वैसे कर दो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या पढ़ाई का, जो मुसहर जाति में कम लोग पढ़ने वाले, पता चले कि बिहार का जाति गणना है, जाति गणना जो हुई है, उसके जो सर्वे है, उसका जो डेटा है, हमारे लिए एक जो है थर्मामीटर की तरह है कि कितना बुखार है हम नाप सकते हैं उसको। तो उसमें जब नापते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारी जातियां हैं जिनमें शिक्षा का स्तर एकदम नीचे है। मांझी जी की जाति भी उनमें है। अब ये बताइए कि मांझी जी की जाति के लिए जो सेव कर दिया जाएगा कि हाँ इतना प्रतिशत है, इतना आरक्षण इनका हो गया, अब जब पढ़े लिखे ही नहीं है तो नॉट फाउंड सुटेबल जो अभी समुदाय है, तब आप नॉट फाउंड सुटेबल लगातार हो रहा है, इस पे अलग तरीके की राजनीति हो रही है। अब कह रहे हैं बीजेपी वाले की कांग्रेस वाले तो वो नॉट फाउंड सुटेबल को भर देते थे अनरिजर्व कैटेगरी से, हम नहीं भर रहे हैं, हम खाली छोड़ रहे हैं। अरे खाली छोड़ के क्या करोगे? 25 साल तक खाली रह जाएगा तो वो जो जाति को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था उस समुदाय को, वो मिला क्या? हमने सीटें खाली छोड़ दी है, बड़ा अच्छा काम किया, कितना महान काम किया, ये ऐसा समझाने वाले लोग। लेकिन क्या है, हमारे देश में जो ये जो पिछड़ों के दलितों की राजनीति कर रहे हैं ना, वो राजनीति उस डाल पे बैठ के डाली को काटते हैं, जिस डाली ने उनको पहुंचाया है, जिस पेड़ ने उसको वहां पहुंचाया है, उसी को काटने में दिन रात लगे रहते हैं। और आरएसएस इतना तरीके से काट रहा है कि इनको समझ में आएगा जब एक होता है कि अचानक पता चला कि हम लोग नहीं है। अटैक अभी कैसे आ रहा है, देखिए लगातार अटैक आ रहा है, वो ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, अटैक आ गया, नाच रहा है, अटैक आ गया, फलाना कर रहा है, अटैक। यही होने वाला, इन नेताओं का भी यही होने वाला है। जिस दिन जातियों के लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने समझ लिया कि ये अपनी तो कुर्सी सेव कर लेता है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल और वो जो है मौर्य जी जो है, वो कौन सी राजनीति करते हैं? वो इधर भी खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं। अब उनको क्या माना जाए? उसके आरक्षण के विरोधी है कि समर्थक है? ये चिराग पासवान और मांझी को क्या माना जाए? आरक्षण के विरोधी है, समर्थक? नॉट फाउंड सुटेबल पे क्या चिराग पासवान ने एक स्टेटमेंट दिया, क्या मांझी ने स्टेटमेंट दिया, क्या अनुप्रिया पटेल ने स्टेटमेंट दिया, किसने स्टेटमेंट दिया? तो आरएसएस और कांग्रेस में भी जो आरएसएस के लोग भरे हुए हैं, जो संघी भरे हुए हैं, राहुल गांधी ठीक है सामाजिक न्याय चिल्ला रहे हैं, लेकिन सामाजिक न्याय कहां से होगा? खाली बोलने से सामाजिक न्याय हो जाएगा? सामाजिक न्याय इतना आसान है? आप एजुकेशन को लगातार आम आदमी से दूर करते जा रहे हो, तो पढ़ेगा नहीं तो नौकरी कहाँ मिलेगी? 10वीं पास चाहिए ड्राइवर का लाइसेंस लेने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी 10वीं पास होना जरूरी है। तो तुमको तो अभी ड्राइविंग का लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, तुम खोज रहे हो मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। कहां से बनोगे? बिना पढ़े झंडा लेके दौड़ने से बन जाओगे? वो बनेगा तो चिराग पासवान का भतीजा बनेगा या बेटा बनेगा, अगर, हालांकि वो कलेक्टर नहीं बनने जा रहा है, उसके लिए तो मंत्री पद सेफ है। चिराग, ये मांझी जी का बेटा कलेक्टर थोड़े बना, मांझी जी का बेटा फिर मंत्री बन गया, मांझी जी के बेटे का बेटा फिर मंत्री बन जाएगा। चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे लेकिन लगे रहेंगे। जैसे हम लोग के यहाँ गांव में मैं देखता हूँ कि पीपल के पेड़ के साथ कई और पेड़ आ जाते हैं, वो उसी के चिपक करके आगे बढ़ जाते हैं, वो यही है। या बरगद के पेड़ में भी ऐसे पेड़ निकल आते हैं, उनके पंछी जो है वहां पे दाना करते हैं, उससे नया पेड़ निकलता है, पेड़ के ऊपर पेड़, और वो बढ़ता रहता है। तो चिराग पासवान हो, मांझी जी हो, मौर्य जी हो, ये लोग इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। और ये राजनीति आरक्षण को तो भटकाएगा ही, उनको भी भटकाएगा कल, और इसमें जीत होगी फिर वही आरएसएस की। जैसे आरएसएस केजरीवाल का इस्तेमाल किया, आरएसएस प्रशांत किशोर का इस्तेमाल कर रहा है, आरएसएस अन्ना आंदोलन का इस्तेमाल किया। आरएसएस हर जगह है, उसकी रणनीति बड़ी अलग है, और दूसरा कोई भी उससे काउंटर करने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काउंटर किया, हालांकि अखिलेश यादव ने,
या राहुल गांधी ने जो किया पूरे देश में, अब दोनों के खिलाफ क्या रणनीति अपनाते हैं ये लोग, ये एक देखने वाला विषय। लेकिन मैं भारत बंद जो हुआ उसके मैं समर्थन में इसलिए हूं कि कम से कम लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागृति तो आई। कम से कम मैं मानता हूं कि 2024 के चुनाव के समय से, जब से राहुल गांधी पदयात्रा पे निकले हैं, सामाजिक न्याय और संविधान 2 शब्द तो रटवा दिया है। संविधान के प्रियम्बल लोग पढ़ने लगे, उसमें 5 शब्द है महत्वपूर्ण। वो महत्वपूर्ण शब्द है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और व्यक्ति की गरिमा। ये 5 शब्द अगर इस देश का नागरिक पढ़ गया तो फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने में काम हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आऊंगा सुधांशु सर आपके पास। धनंजय ने जो बात कही कि अपने ही लोग जो जिस डाल में बैठे हैं उसे काटने का वो प्रयास कर रहे हैं, एक चीज। और दूसरा ये जो टेंशन है एनडीए का, इंडिया जिस तरीके से, जो चाहे वो अभी बात कही धनंजय सर ने कि संविधान को भी उन्होंने रटा दिया है, और बाकी सामाजिक न्याय, आर्थिक वाली बात जो है, जिसकी कमियां और पेशियां अभी उसको कहीं ना कहीं बाकी भी पैनलिस्ट ने इंगित किया, अनिल सर ने भी कहा है कि वो जो हालात हैं उसमें तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक आधार ज्यादा जरूरत अभी भी बना हुआ है। सब पर आपकी प्रतिक्रिया सुधांशु सर। मुझे ना थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो कुछ टेक्निकल चीजें मैं रखना चाह रहा हूँ। जी जी, एक तो ना इसका 2 पक्ष है, ये जो सारा पिछले दिनों से चल रहा है ना, इसके 2 पक्ष हैं। देखिए, एक चीज तो ये है कि इस देश में सामाजिक न्याय के लड़ने वालों के बीच, जिसमें मैं भी हूँ 2018 से, तब से देख रहा हूँ इन चीजों को, मतलब जो भारत का न्यायालय है ना, वो सामाजिक न्याय के मामले में हमेशा धोखा देता है। मैं इसमें किसी को स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लगता है तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमने इसको देखा है सर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ओबीसी रिजर्वेशन लागू होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाकर 2 साल तक रोका जाता है, स्टे लगा दिया जाता है, और फिर जब डिसीजन आते हैं तो उस डिसीजन में एक नई चीज जिसका संविधान में जिसका जिक्र नहीं है, क्रिमिनल लगा दिया जाता है। आप उसको उदाहरण जरा उसको उलट देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस लागू होता है सर, जिसकी संविधान में कोई चर्चा नहीं है आर्थिक आधार पर आरक्षण करने की, वो जब लागू होता है तो देश के किसी कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं लगा। कोर्ट, कोई भी भारत का न्यायालय में बैठा हुआ जज इसका जवाब दे सकता है कि ऐसा क्या था कि आपको ईडब्ल्यूएस में कोई गलती नहीं दिखी, आपने स्टे नहीं लगाया, और वहां पर लगा दिया। तीसरी चीज जो ये अभी हुआ है सर, बार बार एक चीज देख ये आ रही है, क्या सुप्रीम के कोर्ट के पास कोई सोशल ऑडिट है? क्या हुआ? क्या उसके पास कोई डेटा है? आप डिसीजन देने से पहले कोई डेटा आपने मांगा किसी सरकार से? मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी है, हो सकता है कुछ उसमें सच्चाई भी है। जैसे मान लीजिए ओबीसी का मैं उदाहरण ले, आप कह देते, एक मतलब ये चलता है कि भाई यादवों ने सारा हक खा लिया, फलाने जातियों ने खा लिया, दलितों के लिए कहा जाता है जाटवों के यहाँ चला गया। ये तो कहा गया है ना, इसका सोशल ऑडिट हुआ है क्या? कोई प्रमाण है, कोई लिखित चीजें किसी के पास है? किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन करा? पहली चीज तो ये है। तो देखिए, बात क्या है कि कोई जो टेक्निकल पक्ष होता है उसके ऊपर ना तो जो बहुत जरूरी चीज है, जो आज जाति जनगणना की मांग उठ रही है, ठीक है, SC ST की जनगणना होती है, अगर सरकारें चाहती तो आराम से वो सारे ऑडिट कर सकती थी। ओबीसी में तो दिक्कत है क्योंकि ओबीसी की जनगणना नहीं हुई, लेकिन SC ST की जनगणना होती है। आपको एक चीज और बताऊं, ये नैरेटिव चलता है इस देश में कि जाति जनगणना होगी तो जातिवाद फैल जाएगा। अरे भैया, पहले से SC ST की जनगणना हो रही है इस देश में, ये भी लोगों को जानना चाहिए। ओबीसी की अब होनी है, ये अलग बात है कि अब नया नैरेटिव ये आया है कि आप SC ST जनगणना करने के बजाय हर एक की जाति जनगणना करिए। और वो इसलिए आ रहा है कि ये जो डिसीजंस आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए सर, हम सबको ये पता हो क्लियर कट कि हाँ जी, X जाति ने को इतना मिल गया, Y को इतना मिल गया, Z को इतना मिल गया, और ये फलाने फलाने ABCDE जो है इनको कुछ भी नहीं मिला। ये हमारे पास अगर फैक्चुअल हो और वो समाज के सामने रखा जाए तो फिर कोई बहुत जो भी समझदार लोग हैं वो एक पल को ये जरूर कहेंगे ठीक है जी, फलाने फलाने को नहीं मिला। क्योंकि सोशल जस्टिस में अगर हम मतलब जो लोग मान लीजिए जो उसका थोड़ा सा लाभ ले चुके हैं, अगर वो कल आके कहें दूसरे को नहीं मिलना चाहिए, फिर उनके ऊपर भी सवाल उठेगा, भाई तुम तो ये आरोप अपर कास्ट के ऊपर लगा रहे थे, अब तुम खुद करने लग गए। तो ये तब सही होता जब आपके पास एकदम साफ साफ एक एक डेटा होता और भारत सरकार, राज्य सरकारें सबके सामने रखती, देखिए जी बिहार में फलाने फलाने जाति ने इतना ले लिया और फलाना फलाने बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। एक दूसरा इसका जो हो सकता था, जो एक चीज और है, देखिए एक अभी कोई कह रहे थे कि धनंजय सिंह जी कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम पे NFS होता था और उसको कन्वर्ट करके, आपको बताऊं पिछले लगभग 8 साल से इंटरचेंजेबिलिटी बंद है। ऑर्डर है कि आप SC की सीट ST को नहीं दे सकते, ST के SC को नहीं दे सकते, और जनरल को तो बिल्कुल नहीं दे सकते। क्लियर कट ऑर्डर है DOPT का, तो आप दे ही नहीं सकते जी। तो ये आरोप लगाना तो अपने आप में अन्यायपूर्ण है। पहले हुआ है नो डाउट, पहले आज से 8-10 साल पहले ये खूब होता था कि NFS कर देते थे
और एडवर्टीजमेंट में चीटिंग कर लिया, 2 बार एडवर्टाइज करके उसको फिर अनरिजर्व को दे दिया जाता था। इसलिए आज तक भी जो है जो रिक्वायर्ड परसेंटेज 15, 7.5 और 27 का अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसकी ये वजह है। तो अब क्या रह गया कि जो इसमें होना क्या चाहिए, जो हुआ है ऑर्डर, पहले हम फिर हम पॉलिटिकल जो स्थितियां उस पर बात करेंगे। देखिए, अगर ये डाटा पहले निकाला जाए, सबसे पहली चीज ये डाटा निकाला जाए, उसके बाद एक प्रोविजन हो, जैसे मान लीजिए कि 15% एससी का डिवीजन है, आरक्षण का उनका है हिस्सा, उनकी आबादी निकाल लीजिए, अगर वो 17% पे है, 18% पे है, 20% पे है, या 14 पे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है, तो उनको उतना रिक्वायर्ड परसेंटेज दे दीजिए। और फिर उसमें आप 2 या 3 श्रेणियां बना के जो ज्यादा ऊपर आ गया है उसका परसेंटेज, जो थोड़ा नीचे रह गया है उसका परसेंटेज करिए, और इन दोनों के बीच इंटरचेंजेबिलिटी अलाउ कर दीजिए। मान लीजिए कि मुशर्रफ जाती है और एक मान लीजिए पासवान जाती है, पासवान ने ज्यादा ले लिया, हमारे को आंकड़ा मिल जाए, और तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है, मुशर्रफ के लिए एक अलग से परसेंट उसी रिक्वायर्ड में जो 18%, अभी तो 15 मान लीजिए 15 पे लेते हैं, 15 पे आपने 2 डिवीजन कर दिए, 7.5 कर दिया, 10, 5 कर दिया, जो भी, वो तो जब आंकड़े आएंगे तभी आप कर पाओगे। फिर ये ऑप्शन हो जाए कि मान लीजिए कि भाई, जैसे अभी धनंजय भाई कह रहे थे कि मान लीजिए पढ़ा नहीं है, रिजर्वेशन दे दोगे तो लेगा कौन, तो उसमें एक ऑप्शन हो सकता था कि मुशर्रफ जाति को आपने आरक्षण दिया 5%, उसके कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, तो उसको आप फिर पासवान से ले लीजिए, उसको अनरिजर्व में मत दीजिए। तो ये एक रियल चीज होता कि हम समाज को समरस और बराबर बनाना चाहते, ये एक टेक्निकल पक्ष था जो आपके सामने मैं रखना चाहता था, वो मैंने रखा। देखिए, दूसरा एक महत्वपूर्ण अब आता है बात की, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन हवा में तो नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट केंद्र की सरकार से कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मांगी होगी ना, हमको ये भी तो देखना पड़ेगा कि वहां पर उस समय भारत की सरकार ने, भारत के सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है, क्या आंकड़े रखे हैं उन्होंने, क्या ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने ही कुछ इस तरह के आंकड़े दिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये मौका मिल गया ये करने का, ये डिवीजन करने का। तो दूसरा सवाल तो इसलिए जो आज ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं और जिसके पक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि भारत सरकार ने क्या न्यायपूर्ण ढंग से इन वर्गों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा है, या हो सकता है भारत सरकार ने रखा और सुप्रीम कोर्ट ने आउटरीच कर दिया, उसको रिजेक्ट करके कर दिया, ये लेकिन अभी तक तो आया नहीं इस तरह का डेटा। तो इसका मतलब भारत सरकार, और एक और चीज बताता हूं, आज से 5 साल पहले ये जो चाल है ना, बेसिकली ये चाल सरकार की तरफ से खेला जा रहा है बहुत प्लान तरीके से। एक अटैक हुआ था ओबीसी क्रिमी लेयर के ऊपर, और वो अटैक क्या था, अगर आप में से किसी को याद हो, एक 2018-19 में पार्लियामेंट्री कमेटी, ओबीसी पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसके चेयरमैन हुआ करते थे गणेश सिंह जी सतना वाले, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनके साथ इन्होंने जो किया वो सबको पता है, वो बेचारे 4th-5वीं बार के एमपी हैं, आज तक कभी मंत्रालय नहीं मिला है उनको। तो वो जो उन्होंने क्या किया था ना, कुछ रिकमेंडेशन किए थे, सर्टेन रिकमेंडेशन भारत सरकार के किए थे, और उसमें वजह ये थी कि ये जो क्रिमी लेयर है, ओबीसी का क्रिमी लेयर है जी, इसको ठीक करना है। और ठीक करने का जो प्रपोजल था वहां पर, जो भारत सरकार ने, मतलब जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने तो कुछ और प्रपोजल दिया था, मैं बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बताऊं तो, कभी आप अगर टाइम देंगे मैं बहुत डिटेल टेक्निकल चीजें बता सकता हूं, खैर। लेकिन उनके रिकमेंडेशन को, जो पार्लियामेंट्री कमेटी में 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओबीसी कम्युनिटी के होते हैं, उनके रिकमेंडेशन को भारत सरकार ने डंप कर दिया। दरअसल ये हुआ क्या था, एक लाइन खाली बताता हूं। यूपीएससी की परीक्षा जब ये केंद्र सरकार आई थी 2014 में, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रिजल्ट आए थे, उसमें से लास्ट 25 कैंडिडेट जो ओबीसी कैटेगरी के थे, उनकी ज्वाइनिंग रोक दी थी केंद्र सरकार ने कि आप जो है क्रिमी लेयर की सीमा का आपका परिवार क्रॉस करता है, इसलिए आप क्रिमी लेयर में आते हो, इसलिए आपको ओबीसी में आपको सिलेक्शन आपका मान्य नहीं होगा। और वो बच्चे कोर्ट गए थे, और उसी के ऊपर उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था। उसमें खेल क्या हुआ है, 1991 में जब ये ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ सर, तो उसमें ये था कि एक इक्विवेलेंस तय किया जाएगा, मतलब जो क्लास 1 ऑफिसर की ओबीसी क्रिमी लेयर निर्धारित करने का जो बेसिक वजह है, वो आपको सरकारी नौकरियों में क्लास 1 ऑफिसर है तो आपके बच्चे रुकेंगे, और वो आज तक किसी सरकार ने इक्विवेलेंस तय नहीं किया। तो इस सरकार ने चालाकी, एक तो पहले उस बच्चे को रोका गया, फिर वो कोर्ट गए, कोर्ट में से जीत कर आए वो, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अरे इसको इजी आउट करते हैं, और इन्होंने एक प्रपोजल किया, इस सरकार ने, ये जो मोदी जी की सरकार, इन्होंने एक प्रपोजल किया, राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। प्रपोजल था, एक शर्मा जी की कमेटी बनी थी, और उन्होंने कहा कि जो क्रिमी लेयर का 8 लाख है उसको बढ़ा के 12 लाख कर देते हैं, और ये सब नौकरी वोकरी छोड़ते हैं जी, बस 12 लाख की आपकी आय हो गई, उसके बाद आप अनरिजर्व हो जाएंगे, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जबकि ओबीसी रिजर्वेशन जब लागू हुआ है तो उसमें पैरेंटल इनकम काउंट होता है, और ईडब्ल्यूएस के ऊपर फैमिली इनकम काउंट होता है, ये सारे और ये चूंकि भारत की आम जनता जानती नहीं, इसलिए जितने लोग सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं, सर्टिफिकेट बनाने वाला सिंपल 8 लाख रुपया देखता है।
तो ये पहली चालाकी वहां पर कर चुके थे कि ओबीसी क्रीमी लेयर को बदलो और उसको आर्थिक आधार पर इक्वल टू ईडब्ल्यूएस लेकर आओ। इनकी चालाकी वहां पर एक पहला काम ये कर चुके थे। और मैं तब से कह रहा था लोगों को कि एससी एसटी की ऑलरेडी कोर्ट में केस पड़ा हुआ। थर्ड पॉइंट वही है कि आपके ऊपर क्रीमी लेयर लगाया जाएगा और फाइनल स्ट्रक्चर जो आएगा कि सारे आरक्षण आर्थिक आधार पर कर दिए जाए। और संजीव जी मैं बताऊं, आर्थिक आधार पर आरक्षण की सच्चाई ये है, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं मैं, ईडब्ल्यूएस में वैसे वैसे कैंडिडेट लग रहे हैं जिन जो मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियां फॉर्च्यूनर लेकर पढ़ने आते हैं और ईडब्ल्यूएस में लगे। तो ये तो हो गया सर टेक्निकल पक्ष। अब आता है पॉलिटिक्स का। देखिए मंशा इनकी बहुत स्पष्ट है। अभी एनएफएस दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अकेले मैंने डाटा निकाला, 110 पोजीशन पे एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर 110, कुल 400-500 का एक जो डिपार्टमेंट वाली नियुक्तियां होती है, कुल 500-600 प्रोफेसर, उसमें से 110 एनएफएस हुए। मेरे पास वो डाटा है। अब क्या होता, अभी तक क्या हो रहा था, जो चेंजेस केवल ये आए हैं कि इसके पहले तक, इस 2024 के रिजल्ट से पहले तक लोग सब कुछ जानते हुए मजबूरी में चुप थे, क्योंकि पर्सनल अटैक होता था उन सारे एक्टिविस्टों के ऊपर, इस न्याय के लिए आवाज उठाने वालों के ऊपर पर्सनल अटैक होता था। इसलिए ज्यादातर लोगों ने चुप्पी साध रखी थी कि भैया आप पहले अपनी नौकरी बचाओ, अपना कैरियर बचाओ, देन, क्योंकि ये लड़ने नहीं दे रहे थे। 2024 के रिजल्ट के बाद लोगों में एक भरोसा कायम हुआ है कि हम अपने हकों के लिए लड़ पाएंगे। इसलिए अब वो चीजें निकल कर आ रही। जो लेटरल एंट्री वाला हुआ है, आप सोचिए कि आज प्रधानमंत्री जी का बड़ा वो चिट्ठी पर अगर आप लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं इसको वापस लो। डीओपीटी ने दिया होगा ना, यूपीएससी को सपने तो नहीं आएंगे 45 लेटरल एंट्री वाले लोग चाहिए, ये सपने यूपीएससी को तो नहीं आए होंगे। भारत सरकार ने लिख कर दिया होगा हमें ये 45 लोग चाहिए। तो इसका मतलब आपके मन में पहले से था। जब प्रेशर बढ़ा, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि हम आंदोलन करेंगे, सोशल एक्टिविस्ट अटैक करने लग गए, तो आपको घबराहट हुई कि भैया ये जो नैरेटिव बना है और जिसकी वजह से हमारी सरकार गई, मोटे तौर पर मान लीजिए नहीं गई, लोगों के सहयोग से बची हुई है, तो अब ये बार बार ये चालाकियां करते। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये पॉलिटिकल चालाकी क्या करते। आप देखिए इसी वाले में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो इन्होंने अपने एससी एसटी ओबीसी के जो इनके एससी और एसटी के जो पार्लियामेंटेरियन, उससे रिप्रेजेंट कराया अपने को, खुद को, है ना। और उसके बाद अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, स्टेटमेंट आ गया। 200 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई में भी इन्होंने ऐसे ही किया था। जब हम लोग लड़ रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि इनके जो एससी एसटी ओबीसी और ये अनुप्रिया पटेल, इन लोगों से, चूंकि इनको लगा कि भाई हमें भी तो पॉलिटिकल माइलेज मिलना चाहिए, क्योंकि अब उनको लगा कि करना तो है ही, मजबूरी है, भारत बंद हो रहा था, साल भर आंदोलन चल रहा था। तो ये अब यही चीज, ये जो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि बड़ा चिराग पासवान बड़े चैंपियन हो गए, सर ऐसा है नहीं। ये चिराग पासवान को आगे ला रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली अगर हम अपनी कदम पीछे खींचते हैं तो इसका क्रेडिट राहुल गांधी को ना मिल जाए, इसका क्रेडिट जो है अखिलेश यादव को ना मिल जाए, या मायावती जी ना ले जाए, तो या मायावती जी तो कहाँ है सबको पता है। तो अब ये ऐसे करके स्टेप्स ये चले, मतलब अपने अनुप्रिया पटेल से बयान दिलवाना। अनुप्रिया पटेल को पहले से समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीजें हो रही। मैं अभी आपको बताऊं सर, ये जो अभी संक्षिप्त में समेटिएगा तो सुनीलम जी के एक राय लूंगा, आप करिए, आप समेटिएगा उसको, मैं सुनीलम जी के बाद आप करिए। आज आपको सर एक चीज बता रहा हूं, मतलब संजीव चंदन जी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, जो देश के साथ हो रहा है, हम रिजर्वेशन लड़ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का 2 दिन का पहले का आप इंडियन एक्सप्रेस उठा के देखिए, रिपोर्ट आई है, जेएनयू के वाइस चांसलर का बयान है कि उनको खर्चा निकालने के लिए उनके पास एक फिरोज शाह के रोड के ऊपर उनकी जमीन है, उनको बेचना पड़ रहा है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो अभी इन्हीं के द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग में देश में दूसरे नंबर पे आई, आईआईटी के समान, आईआईटी वगैरह को समान मिला के, तब वो जेएनयू जो है सेकंड नंबर पे आ रहा है। और उसकी आर्थिक हालत इतनी खराब है कि उसको जमीन बेचनी पड़ रही है अपने खर्चे निकालने की। और आज एक रिपोर्ट आई है, जेएनयू ने क्या किया है कि हमारे क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो वैकेंसियां होती है, उसमें कुछ लोग प्रमोशन से भी एसोसिएट बनते हैं और प्रोफेसर बनते हैं, और कुछ लोग डायरेक्टली रिक्रूट भी होते हैं। तो इनको ये जेएनयू ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो अब हम एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरशिप पे डायरेक्टली रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। आप सोचिए हम किस आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो इनकी जो मंशा है, लोगों को ये समझना चाहिए कि बीजेपी आपको डर से पीछे हटके कागज पे तो आरक्षण देते हुए दिख सकती है, लेकिन न्याय करके ईमानदारी से उन वर्गों को हक मिलेगा। आप सोचिए जेएनयू में एटलीस्ट 50% तो एससी एसटी ओबीसी समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं ना। अब तो ईडब्ल्यूएस भी लागू हुआ तो चलिए उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, 60% बच्चे पढ़ रहे हैं। और वो देश का सर्वोच्च संस्थान जो है अपना खर्चा नहीं निकाल पाए, तो बच्चे को बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आरक्षण कहाँ मांगेंगे जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बहुत शातिराना खेल है, समाज को समझना होगा।
आप प्रेशर बनाते वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होना, क्योंकि इनकी मंशा है नहीं, ये दे नहीं सकते। लेकिन एक चीज ये भी है, लास्ट बात मैं कह रहा हूं, अब ये चाहे जितना भी कोशिश कर लें सर, देखिए दोबारा से एक ना चर्निंग शुरू हुई है। SC ST OBC समाज के लोग जो बड़े पैमाने पे इनके साथ गए थे, वो पिछले 2-3 सालों में उनको सारी बाजीगरी समझ में आ गई है कि ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, और वो वापसी कर रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में पॉलिटिकली भी इनको बहुत आसान नहीं रहने वाला ये लड़ाई। अगर बहुत अच्छे ढंग से विपक्ष के लोग और सोशल एक्टिविस्टों ने इसको प्ले किया तो एक बड़ा बदलाव जो है देश की राजनीति में हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ा बदलाव देश की राजनीति में होगा, आपने जो कहा। सुनियम जी, आपने सभी को सुना, और हम 73 साल आजादी को हो चुके हैं, जो स्थितियां हैं और ये जो खेल है, खेल की जो सुधांशु जी ने बड़े विस्तार से भी बात की और काफी चीजों को इंगित भी किया है कि कैसे प्ले कर रहे हैं, कि आज वो चिराग पासवान या अनुप्रिया पटेल ऐसे लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने का प्रयास है। खेल तो खत्म है। बीजेपी मोदी साहब जो है, जो उनका एक्सपोजर हुआ है हर क्षेत्र में, मोर्चे पर, जो बैकफुट पे बाबा लौटने की हम बात करते हैं, और लौटे हैं वो निरंतर। कैसे आप इसको डिस्क्राइब कीजिएगा, क्या आपकी टिप्पणी होगी कि ये खेल अब और चल पाने की संभावनाएं दिखती है कि आप दूसरे कंधे पर रख के बंदूक चला लीजिएगा? सुनिए सर। मेरी आवाज पहुंची है सुनिए सर आपको? हेलो जी जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही जी जी। एक तो ये कि बहुत अच्छी डिबेट हुई है और मुझे लगता है कि बहुत इन डेप्थ एनालिसिस जो है जी जी इस पूरे इशू का हुआ है, तो सभी जो पैनलिस्ट हैं उनको मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ जो डॉक्टर साहब ने आखिरी में जो बात कही है, डॉक्टर सुधांशु जी ने, वो बात हमारे को जुडिशरी के अंदर बहुत स्पष्ट तौर पे दिखलाई पड़ती है कि उसका जो बायस है, AWS वाला जो मामला था, है ना, उसको लेकर के, और बाकी सब जगह स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसके अंदर ही फंसी रहती है ना। स्टेट गवर्नमेंट्स तो तमाम सारे फैसले कर देती हैं और बाकायदा जो है उसका सब निकल जाता है, नोटिफिकेशन वगैरह कोर्ट के अंदर जाकर के वो रुक जाता है। और ये हम आज से नहीं देख रहे हैं, ये हम दशकों से देख रहे हैं। तो जुडिशरी का जो बायस है इन वर्गों के खिलाफ में, वंचित वर्गों के खिलाफ में, वो बहुत क्लियर कट है। उस बायस को खत्म करने के लिए भी कुछ ना कुछ बहुत ठोस प्रावधान करना जरूरी है। कब हो पाएगी, किसमें इतनी हिम्मत हो पाएगी कि ये हो पाए, लेकिन ये जरूरी है, न्याय की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहली बात कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात मेरा कहना यह है कि देश भर में जिस तरीके से आंदोलन हुए और जबरदस्त तरीके से पूरे देश के अंदर आज भारत बंद को जो समर्थन मिला, हमको ये सोचना चाहिए आखिरकार ये किन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। ये कोई बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था, इसके लिए कोई बड़ी भारी नेशनल कमेटी नहीं बनी थी जिसके अंदर जिन लोगों ने समर्थन किया उसके प्रतिनिधि हों और वो बैठे हों और उन्होंने तय किया हो। ऐसा नहीं है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने, जब पिछली बार आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुई थी, जिन लोगों ने उस समय प्रोटेस्ट किया था, हालांकि उस समय तो 13 जो है आंदोलनकारी शहीद हुए थे। इस बार जो है उस तरीके की कोई बहुत बड़ी हिंसा और उसकी कोई खबर अभी तक तो मतलब मेरी जानकारी के अंदर तो नहीं आई है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन स्पॉन्टेनियस है, मसला स्पॉन्टेनियस है। मतलब कुछ जिन लोगों को ये लगता है और ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये बांटने की कोशिश है, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ही बांटने के ऊपर ही टिकी हुई है, और इसका हमको विरोध करना चाहिए। तो इसलिए लोगों ने विरोध किया है। अब समाजवादी पार्टी खुलकर के उत्तर प्रदेश में सामने आई है, आरजेडी खुलकर के बिहार में सामने आई है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी जो उनका पूरे देश भर के अंदर है वो उन्होंने उसका विरोध किया है, और तमाम सारे जो सामाजिक संगठन है, SC ST के, इवन OBC के जो संगठन है, जो संगठन अल्पसंख्यक वर्गों के भी हैं, वो सब जो है वो यहाँ पर आए हैं और इकट्ठे होकर के उन्होंने प्रतिरोध करने का काम किया है। तो एक तो ये कि लोगों का इस बात में विश्वास इस देश के अंदर बन रहा है कि अगर हम आंदोलन करते हैं तो उससे हम नतीजे निकाल सकते हैं। और इसकी जो शुरुआत थी वो बिल्कुल 2014 के तुरंत बाद, जब भूमि अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। आपको मालूम है भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने की जो कोशिश हुई थी और उसका प्रतिकार शुरू हुआ था, तब से अगर शुरू किया जाए और फिर उसके बाद में CA NRC का देखा जाए, फिर किसानों का आंदोलन का देखा जाए,
और अभी हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि लेटरल एंट्री वाला देखा जाए, इसके पहले एक इजराइल का फिल्म फेस्टिवल जो है मुंबई के अंदर सरकार कर रही थी, है ना, उसको विड्रॉ सरकार को करना पड़ा। तो लोगों का आंदोलन के अंदर विश्वास जमना, ये लोकतंत्र के गहरा होने की मुझे लगता है कि ये निशानी है, और लोकतंत्र के परिपक्व होने की ये निशानी है। और ये भी अब स्थिति आ गई है कि अब सरकार उस तरीके का दमन नहीं कर सकती, क्योंकि ये सरकार एक तरीके की माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, बैसाखियों पे जो है डिपेंडेंट है, और जब जो इनके अपने अलाइज हैं वो शायद संपर्क टूटा है संजय, शायद तो ऐसी सुनील ऐसी स्थिति के वापस जुड़ने जी की कोशिश है। जी जी हाँ, बताइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको आंदोलनकारी समूह जो हैं, है ना, उनको तो मतलब शो के माध्यम से सलाम करने का काम करना ही चाहिए, और उनका इस बारे में आस्था जमी रहे कि अहिंसक आंदोलनों से नतीजे आ सकते हैं, लेकिन केवल उतने से काम नहीं चलेगा। मुझे फिर से इस बात को कहना है जो मैं किसान आंदोलन के समय कहता रहा, 380 दिन तक आंदोलन चला, पॉलिटिकल पार्टीज उतरी नहीं मैदान के अंदर, खुल करके उन्होंने 3 कानूनों को रद्द करने के लिए सबने बयान दिए, सबने ट्वीट किए, लेकिन सड़कों के ऊपर नहीं उतरी। और इसी तरीके से ये जब फैसला आ गया, है ना, आरक्षण के भीतर आरक्षण का जो मसला है या बांटने का मसला है, जिसको जन आंदोलनों के लोगों ने तुरंत समझ लिया, है ना, कि ये फूट डालो और राज करो का मसला है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इतना बैलेंस करने के अंदर लगी रहती हैं कि वो तुरंत निर्णय नहीं कर पाई। अगर तुरंत निर्णय करती, आप ये सोचिए कि आज का ये निर्णय अगर भारत का इंडिया गठबंधन के जो है समर्थन के साथ में अगर आता, तो देश के अंदर जो है वो एकदम अलग ही तरीके का एक वातावरण रहता। मैं इस बात को समझता हूं कि यहाँ पर भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ की जो धुरी है सोशल जस्टिस की, वो स्टालिन के इर्द गिर्द है, और यहाँ पर स्टालिन जो है एक उनकी अलग पोजीशन है, और उन्होंने इसको वेलकम करने का काम किया है। तो ये इशू इस तरीके का नहीं है जिसको आउटराइटली हम रिजेक्ट कर सकते हो या हम इसके साथ में खड़े हो सकते हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट की जरूरत भी है, और इसके अंदर कोई रास्ता निकालने की जरूरत भी है, लेकिन लोगों का ये अधिकार बना रहे कि उन्हें अगर गलत कुछ लगता है तो वो सड़क के ऊपर आकर के अहिंसात्मक तरीके से उसका प्रोटेस्ट करें। और सरकार को मुझे लगता है कि ये भी एक आदत बनानी चाहिए, डालनी चाहिए, जो लोकल लेवल पे तो होती है। आपको मालूम है कि जब मैनेजमेंट के खिलाफ में जब मजदूर करते हैं तो ट्रेड यूनियंस के अंदर तो एक मैकेनिज्म बना हुआ है, बातचीत करने का मैकेनिज्म बना हुआ है, हालांकि वो भी खत्म हो रहा है। 4 लेबर कोड जो उन्होंने खत्म कर दिए, और उसके बाद में अब तो ये होता है कि आपने जो ही कोई प्रोटेस्ट की धमकी दी तो सीधे सीधे कोर्ट से एक आ जाता है कि आप 200 मीटर तक जा नहीं सकते। बातचीत जो है आजकल बहुत कम होती है, लेकिन उसको बढ़ाने की जरूरत है। सरकारें निर्णय लेंगी, उसका विरोध भी होगा, लेकिन न्यायपूर्ण फैसले हों, इसके लिए एक संवाद बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि उस दिशा के अंदर बढ़ने की सरकारों को भी जरूरत है। आंदोलनकारी तो बराबर तैयार रहते हैं, लेकिन बात करने वाले तैयार नहीं होते। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक अंतिम टिप्पणी लेता हूँ। संजीव सर ने, संजीव हनुमान की शरण में राम है, जो निकल कर आया कि उनके, मैंने जो कंधे की बात या जो अभी और भी इंगित किया गया या जो संकेत दिए गए, तो कुछ ऐसा देखते हैं। बहुत छोटी सी टिप्पणी, समय मेरा करीब करीब समाप्ति की ओर है। बहुत छोटी सी टिप्पणी करूंगा कि देखिए क्या होना चाहिए सर, वो एक दूसरी बात होती है। जी हाँ, जैसे मुझसे पूछिएगा तो मैं चाहूंगा कि उनके हाथ में कलावा भी नहीं हो, ये चिराग पासवान के, आज तो राखी थी, लेकिन वो कलावा बड़े शौक से बांधते हैं, टीका लगाते हैं। तो हम तो एक अम्बेडकरवादी पोजीशन लेंगे तो हम चाहेंगे ये ना हो, और पिताजी का कम से कम उस राह पे चले। लेकिन जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसको देखा जाए यदि, तो न सिर्फ ये आरएसएस द्वारा संचालित प्रसंग है, जरूर आखिरी स्माइल आरएसएस के मुंह पर ही है, क्योंकि ये चीजें हो गई, डिस्कोर्स आया तो आरएसएस स्माइल करेगा जितनी चीजें ये होंगी। लेकिन सबकी अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है। चिराग पासवान अपनी कंस्टिट्यूएंसी पे राजनीति नहीं करते तो मुश्किल हो जाएगी। यानी पासवान कंस्टिट्यूएंसी उनकी है, मांझी कंस्टिट्यूएंसी जीतनराम मांझी की है, तो विरोधाभास राजनीति का पनप रहा है। आज बहन जी भी सड़क पर उतरी हैं और बाजप्ता उतरी हैं, कायदे से उतरी हैं। बिना बसपा के असफल होना मुश्किल था, जितने तरीके से हुआ है। तो इस लिहाज से ये जो हो रहा है उसको देखा जाना चाहिए और उसका एक विश्लेषण होना चाहिए। राजनीति का विरोधाभास किसको परेशान करेगा एक अलग बात है। अंतिम बात मैं कह दूं, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो कांग्रेस के दौर से चली और बीजेपी ने एक्सीलरेट कर दिया।
इंक्लूडिंग जेएनयू के जमीन बिकने की परिघटना। एक वाक्य में मैं अंतिम खत्म कर दूं सर। 2000 में जब ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आए, तो बाद में मनमोहन सरकार ने उसको जम के बढ़ाया, और ये तो बढ़ाए ही बढ़ा रहे हैं। उसमें शिकार हो गया मेरा अपना सब्जेक्ट, स्त्री अध्ययन विभाग, सब सेल्फ फाइनेंस पे चला गया सब। हम भारत के पहले विभाग थे वर्धा महाराष्ट्र में, स्त्री अध्ययन विभाग नहीं खुले बाद में, और जो खुल रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, वो सेल्फ फाइनेंस्ड हो रहे हैं। तो यूनिवर्सिटियों को कह दिया गया था कि आप अपना पैसा कमाइए। उसका ये मैनिफेस्टेशन है जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो चीजें ये हैं, कुल मिलाकर के ये है कि पॉलिटिक्स में बीजेपी अभी अब उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। ये सारी चीजें उसको स्टिंग करेंगे। बीमारी जब बढ़ जाती है ना सर, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो छोटी बीमारियां भी आपको कमजोर कर देती हैं। हार्ट अटैक हो जाता है। तो बीजेपी अब इस पोजीशन पे है कि हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छी और शानदार चर्चा के लिए संजीव सर आपका, सुधांशु जी आपका, और हम उससे पहले जुड़े अनिल सिन्हा साहब, धनंजय जी, और साथ साथ जुड़े रहे हमसे सुनीलम जी, इन सभी का सबका शुक्रिया अदा करूंगा। आप लोगों ने समय दिया, एक सार्थक जगह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। हमारा वही अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो, हमारी इस चर्चा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।